नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षाओं में हम अध्ययन कर रहे थे वर्ण विचार में। वर्ण विचार में पढ़ चुके हैं स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्णमाला में किसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है। और हमने शुरू कर दिया था कल स्वरों का वर्गीकरण पढ़ना। मैं बताया था स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 6 आधार पर किया गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर, रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, जिह्वा स्थान के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर। उसमें से पहला विभाजन हम पढ़ चुके हैं जो था उच्चारण स्थान के आधार पर। मैं बता चुका हूं आपको कौन कौन से स्वर कहां कहां से उच्चारित होते हैं और कौन कौन से उच्चारण स्थल होते हैं। मैंने चित्र के माध्यम से आपको कल बताया था। कंठ क्या है, काकल क्या है, मूर्धा क्या है, दंत्य क्या है, तालव्य क्या है, ओष्ठ क्या है, सब बता चुका हूं मैं आपको। आज हम दूसरा विभाजन पढ़ने जा रहे हैं स्वरों का, जो है उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए। तो दूसरा जो विभाजन है वो होगा उच्चारण समय। उच्चारण समय जिसे छंद शास्त्र में मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रा। बता चुका हूं, मात्रा बहुअर्थक शब्द है। मात्रा के आधार पर, हालांकि मात्राएं हमने भी लगाई है स्वरों की, हमारी प्रारंभिक कक्षाओं में हमने पढ़ा था हिंदी को। तो उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर, इस आधार पर जो है उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वर जो हैं दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। एक तो है लघु स्वर, एक है दीर्घ स्वर। लघु स्वर और दीर्घ स्वर। जो लघु स्वर हैं उन लघु स्वर को ही जो है कहा जाता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। और जो दीर्घ स्वर हैं उन्हें ही कहा जाता है गुरु स्वर। गुरु स्वर। इनमें दो शब्द विशेष ध्यान देने योग्य। देखिएगा, ह्रस्व शब्द जो है उसमें ये डंडे वाला र आता है, यानी कि ह के बाद में र है फिर अ है। लोग इसको इस प्रकार लिख दिया करते हैं अक्सर, ये हृदय वाला। ये नहीं है, ह्रस्व में ये वाला नहीं आएगा, ह्रस्व में डंडे वाला ये र आएगा। ठीक, इसको अक्सर गलत लिख दिया जाता है। और गुरु में ध्यान दीजिएगा, दोनों मात्राएं, गुरु का अर्थ बड़ा होता है लेकिन मात्राएं दोनों छोटी काम में ली जाती है। ध्यान रखिएगा, र पर दो मात्राएं लगाई जाएगी। ये छोटे ऊ की मात्रा है और र पर ये बड़े ऊ की मात्रा है। बड़े ऊ की मात्रा में ये ग्रंथि हमको दिखाई देती है। यही मूलभूत अंतर होता है, र पर जब छोटे या बड़े ऊ की मात्रा लगाई जाती है। तो बढ़ते हैं आगे, हम ध्यान देते हैं। लघु स्वर, दीर्घ स्वर। लघु स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। लघु स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में समय कम लगता है। कैसे कम लगता है? दीर्घ स्वरों की अपेक्षा उच्चारण में समय कम लगता है। ठीक, इसका विपरीत दीर्घ स्वर जो होंगे, तो दीर्घ स्वरों में क्या होगा? दीर्घ स्वरों में उच्चारण में समय अधिक लगता है। उच्चारण में समय अधिक लगता है। ये हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन स्वरों को हम उच्चारित करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं हमारी प्रारंभिक कक्षाओं से, इनमें बोलने में इनके समय का भी अंतर होता होगा। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक मामला है, तार्किक मामला है। हमने कभी महसूस नहीं किया कि अ को उच्चारित करने में आ की अपेक्षा आधा समय लगता है, या बड़ी ई की उच्चारित करने में छोटी की अपेक्षा दुगना समय लगता है। ये हमारे भाषा विज्ञानियों ने जाना है, व्याकरणों ने जाना है। तो लघु स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में समय अधिक लगता है। अब कौन से तो लघु स्वर हैं, कौन से दीर्घ स्वर हैं, उसकी अपन बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अ, आ, सॉरी माफ कीजिएगा, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, री ऋषि, ये सब जो हैं ये लघु स्वर हैं। अब गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कौन से हैं? जो इनके अलावा जो स्वर बचे हुए हैं वो सभी दीर्घ स्वर हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। ये दीर्घ स्वर हैं, इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में इनकी अपेक्षा दुगना समय लगता है। आपसे पूछ लिया जाए
कि लघु स्वर या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है, 4। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं तीसरे विभाजन की। स्वरों का तीसरा जो विभाजन किया गया है वो किया गया है रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर, या हम कहें रचना, चाहे हम कहें बनावट, या हम कहें व्युत्पत्ति, या हम कहें निर्माण। रचना, बनावट, व्युत्पत्ति या निर्माण के आधार पर जो है स्वर किस प्रकार से बांटे गए हैं उसकी अपन बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा। के आधार पर तो रचना, बनावट, व्युत्पत्ति, कोई सा भी शब्द काम में ले सकता है, लेकिन विशेष जहां तक मैं सोचता हूं, जहां तक मेरी सोच है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अच्छा वाला तो व्युत्पत्ति शब्द काम में लेके पूछा जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। 2 कौन कौन से उसकी बात कर लेते हैं, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। इस आधार पर स्वर जो है 2 प्रकार के हैं। एक तो है मूल स्वर, और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर, ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछा जाए रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। अब अंतर देखते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर में क्या अंतर है। वैसे तो इनके नाम से आपको प्रतीत हो गया होगा। वैसे ही मूल स्वर वे स्वर हैं जिनका निर्माण किन्हीं स्वरों के योग से नहीं किया जा सके, या हम कहें मूल स्वर वे स्वर हैं जिन्हें विखंडित नहीं किया जा सके। बात करते हैं पहले मूल स्वर की। मूल स्वर की क्या उदाहरणाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं। एक तो इनको विखंडित नहीं किया जा सकता, विखंडित नहीं किया जा सकता, या हम कहें इनका निर्माण 2 स्वरों के योग से नहीं हो सकता। 2 स्वरों के योग से, अपेक्षाएं दिख रहा होगा आपको यहां तक। चलिए थोड़ा पास ले लेते हैं, थोड़ा दूर हो गया है यहां पर। ध्यान से देखिए दोबारा। मूल स्वर वे स्वर हैं जिन्हें खंडित या विखंडित नहीं कर सकते, विखंडित नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, इनका निर्माण जो है वो 2 स्वरों के योग से, 2 स्वरों के योग से संभव नहीं है, या हम कहीं इनका निर्माण जोड़ के नहीं किया जा सकता, योग से नहीं हो सकता। तो ये स्वर है मूल स्वर। मूल स्वर वे स्वर हैं जिन्हें विखंडित नहीं किया जा सकता और जिनका निर्माण 2 स्वरों को जोड़कर नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं मूल स्वर। मूल स्वरों के अंतर्गत 4 स्वरों को शामिल किया गया है। वो 4 स्वर कौन कौन से हैं उसकी अपन बात करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। मूल स्वर में वही स्वर आते हैं जो आपने लघु स्वरों में पढ़ा है। तो मूल स्वर लघु स्वर लगभग वही है, अ, छोटी ई, ऊ और री। ये ऐसे स्वर हैं, कहीं भी आपने संधि से या योग में नहीं पढ़ा होगा कि 2 को जोड़ के अ बना दिया गया हो या 2 स्वरों को जोड़ के ई, ऊ, री बना दिया गया। संख्या पूछे तो कितनी संख्या है इनकी? इनकी संख्या है 4। मूल स्वरों की संख्या है 4। आगे बात करते हैं संधि स्वर। नाम से आ रहा है संधि, जोड़ना, संगम करना। तो वे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों के योग से किया जा सके, जिनका निर्माण 2 स्वरों के योग से हुआ हो, 2 स्वरों के योग से हुआ हो। जब योग से होगा तो विखंडित भी होंगे, तो इन्हें विखंडित किया जा सकता है, इन्हें विखंडित किया जा सकता है। यह विशेषता इनकी है।
ध्यान से देख लीजिए, संधि स्वर वे स्वर हैं जिनका निर्माण दो स्वरों के योग से संभव हो, लिख लीजिए। दूसरा हम कहें या जिन्हें विखंडित किया जा सके, वे स्वर कहलाएंगे संधि स्वर। अब संधि स्वर कौन कौन से हैं? तो जिन 4 स्वरों के अलावा जो 7 स्वर बचते हैं वो सभी संधि स्वर हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिए। इसके अंतर्गत आता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। संधि स्वरों में आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ को शामिल किया जाता है। अब ये संधि स्वर क्यों हैं, किस प्रकार इनका निर्माण हुआ है, उसकी अपन बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आ का जो निर्माण हुआ है वो अ के साथ अ को जोड़ने पर हुआ है। ई का जो निर्माण हुआ है वो छोटी ई को पुनः छोटी ई के साथ जोड़ने से हुआ है। ऊ का जो निर्माण हुआ है वो छोटे ऊ को पुनः छोटे ऊ के साथ जोड़ दिया गया। ए का जो निर्माण हुआ है वो अ के साथ ई को जोड़ने पर हुआ है। ए का जो निर्माण है वो अ के साथ ए को जोड़ने पर हो गया है। ओ का निर्माण पढ़ेंगे आप गुण संधि में, अ के साथ ऊ को जोड़ने पर हुआ है। और ओ का निर्माण अ के साथ में जो है ओ को जोड़ने पर हुआ है। इस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है। तो परिभाषा समझ लीजिएगा पहली, जिनका निर्माण दो स्वरों के योग से संभव हो। तो दो स्वरों के योग से संभव हो रहा है, देख रहे हो आप, अ को अ से जोड़ दिया गया, ई को ई से जोड़ दिया गया, ऊ को ऊ से जोड़ दिया गया, अ को ई से, अ को ए से, अ को ऊ से। तो इनका निर्माण जो है संभव है। यह हम कहीं नहीं विखंडित किया जा सकता है। आ को हम इसके रूप में विखंडित कर सकते हैं, ई को इस रूप में, इस प्रकार से हम इनको विखंडित कर सकते हैं। यहीं पर एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है, एक और अवधारणा बीच में आती है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर। ध्यान रखिएगा, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो पीछे वाले जो 4 आप देख रहे हो, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त क्या होगा? जो दो भिन्न के मेल से बना हुआ। दो भिन्न कैसे? ध्यान से देखिएगा, यहां पर जब शब्द बनाए गए हैं, निर्माण किया गया है, तो समान स्वर है। यहाँ अ है, ई है, ऊ है। लेकिन आगे आप ध्यान से देखिए, अ और ई भिन्न स्वर हैं, अ और ए भिन्न है, अ और ऊ, अ और ओ भिन्न स्वरों के योग से जिन स्वरों का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे इन्हें? संयुक्त स्वर। तो हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त स्वरों की संख्या जो है वो है कितनी? 4। संधि स्वरों की संख्या कितनी है? तो 7, आ से लेकर के औ पर्यंत संधि स्वर 7 हैं। संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। जो संयुक्त स्वर हैं इनके उच्चारण में जीवा कुछ फिसल करके, टेढ़ी मेढ़ी घूम करके चलती है, कहते हैं इसलिए इन संयुक्त स्वरों को जो है विसर्प भी कहा जाता है। सर्प की तरह जीवा चलती है, इसलिए इन्हें विसर्प भी कहते हैं। तो किन स्वरों को विसर्प कहा जाता है? संयुक्त स्वरों को। और सीधा पूछने तो कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ तथा औ को संयुक्त स्वर और विसर्प भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण दो भिन्न स्वरों के योग से किया गया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार ध्यान से देखिए, पूरा वापस देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण 6 आधार पर किया गया है। पहला हमने पढ़ा उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा हमने पढ़ा उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर, तीसरा हम पढ़ रहे हैं रचना बनावट के व्युत्पत्ति के आधार पर, या हम कहें निर्माण के आधार पर। इस आधार पर 2 प्रकार के स्वर हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर वे स्वर हैं जिनका निर्माण दो स्वरों के योग से संभव नहीं हो और जिन्हें विखंडित नहीं किया जा सके। संधि स्वर वे स्वर हैं जिनका निर्माण दो स्वरों के योग से संभव है, इन्हें विखंडित किया जा सकता है। मूल स्वरों की संख्या 4 है, जबकि संधि स्वरों की संख्या 7 है। मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, ऊ तथा री। और संधि स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। इन्हीं में हम देखते हैं कि वे स्वर जिनका निर्माण दो भिन्न स्वरों के योग से हुआ है वो कहलाएंगे संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर जो हैं उनमें जीवा कुछ फिसल करके चलती है सर्प की तरह, इसलिए इन्हें विसर्प भी कहा जाता है।
ये हमने तीसरा विभाजन पढ़ लिया है। अब चौथा पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे, चौथा विभाजन पढ़ने वाले हैं आप, और वो विभाजन जो है वो है जिह्वा स्थान के आधार पर। देखिए, हम जितने भी स्वर बोलते हैं या जो भी ध्वनि हम उच्चारित करते हैं, जिह्वा की महत्वपूर्ण भूमिका है सभी के उच्चारण में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम सब जानते हैं कि बिना जिह्वा के हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जिह्वा स्थान के आधार पर जो बांटा गया है स्वरों को, उसमें जिह्वा की भूमिका कितनी है देखिए, और कौन सा भाग अधिक सक्रिय होता है, इस आधार पर विभाजन प्रस्तुत किया गया है व्याकरणों द्वारा। तो ध्यान से देखिए, अगला विभाजन पढ़ते हैं, चौथा, वो है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति, सॉरी माफ कीजिएगा, जिह्वा स्थान के आधार पर। जिह्वा स्थान के आधार पर, जिह्वा स्थान के आधार पर। जब हम ये जानते हैं कि वास्तव में जो भी ध्वनि हम बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जीभ की तो भूमिका होती ही है, लेकिन ये स्वर के आधार पर बताया जाएगा कि जिह्वा के भी किस भाग की ज्यादा भूमिका रही है, कितना भाग, कौन सा भाग अधिक सक्रिय रहा है, उस आधार पर विभाजन किया गया है। तो इस आधार पर जिह्वा को 3 भागों में बांटा गया है। समझिए, ये आपकी जिह्वा है, और जिह्वा की जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रहीमदास जी ने कहा है, रही मन जिह्वा बावघरी, कह गई सड़क बताल, आप कहे तो भीतर वही और जूता खात कपाल। जिह्वा की बहुत भूमिका है, ये आपकी जीभ है ना। अब समझिए, इसको अपन 3 भागों में बांट देते हैं जो व्याकरणों ने बांटा है। किस प्रकार से बांटा है, ये अग्र भाग है, ये मध्य भाग है, और ये पश्चिम भाग है। ये वाला भाग, आगे वाला भाग को अग्र कह दिया गया, बीच वाले भाग को मध्य कह दिया गया, और पीछे वाले भाग को पश्च कह दिया गया। अग्र, मध्य, पश्च। अब स्वरों के उच्चारण में किन स्वरों के उच्चारण में आगे वाला भाग सक्रिय, किसमें मध्य वाला सक्रिय, किसमें पश्च वाला सक्रिय, इस पर देखिए आप ध्यान से। तो जो अग्र भाग से उच्चारित होते हैं कौन कौन से हैं वो, उसमें आता है ई। कौन सी ई, छोटी ई, और इसी के साथ आ जाएगी यहां पर बड़ी ई। एक आ जाएगा ए, एक आ जाएगा आई। ठीक है। मध्य भाग में अकेला अ संघर्ष कर रहा है, समझ लीजिएगा, मध्य भाग में अकेला अ है, और पश्चिम भाग में शेष बचे हुए आते हैं ऊ, बड़ा ऊ, ओ तथा औ। ये आते हैं पश्चिम भाग में, समझ गए। यहां पर आया, और एक आता है आ, ये भी कहां पर आएगा, ये भी पश्चिम भाग में आएगा। ध्यान से देखिए, अ, ई, सॉरी, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और आई, इनके उच्चारण में जिह्वा का आगे वाला भाग सक्रिय होता है, इसलिए इन स्वरों को अग्रस्वर कहा जाता है। ठीक। अ के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है, इसलिए अ को मध्यम स्वर या मध्य स्वर कहा जाता है। उ, ओ, औ तथा आ का उच्चारण जिह्वा के पश्च भाग से होता है, इसलिए इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। ठीक है। एक प्रश्न और, हालांकि जब भी आपसे विभाजन पूछा जाएगा ये स्वरों वाला जिह्वा स्थान के आधार पर, तो इन्हीं ध्वनियों का पूछेगा। एक तो आपको यहाँ पर री नजर नहीं आ रहा होगा, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि री तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक। और एक अंग्रेजी वाला, आंग्ल भाषा का जो स्वर हमारे यहाँ पर आया है, इसे हम आगम स्वर कहते हैं। ये अ, जो आ तथा ओ के मध्य की ध्वनि है, इसको भी पूछ ले आपसे तो आपको यही लगाना है, इसे पूछेगा नहीं। री, जैसा मैंने बताया, री का उच्चारण जो है वो नया नहीं रह गया है। री जो है, इस री का उच्चारण इस री की तरह हो गया है। हम आपसे कहे री उच्चारित कीजिए और कहे री उच्चारित कीजिए, लगभग उच्चारण समान सा हो गया है, कोई भेद इनमें नहीं रह गया है। इसीलिए कुछ लोग री को स्वर नहीं मानते हैं आजकल, लेकिन आपको तो मानना है। हाँ, क्योंकि इनका उच्चारण समान है, इसमें री में पीछे छोटी ई की ध्वनि आती है, तो यहां पर वैसे आपसे री का विभाजन नहीं पूछेगा, री का स्थान नहीं पूछने वाला। फिर भी पूछे, मान लो पूछ लिया जाए, एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, उसके दिमाग में क्या चलता है कीड़ा वही जाने, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछे री, तो आप री को यहां पर लगाओगे, क्योंकि इसके पीछे की ध्वनि ई वाली है, तो अग्रभाग सक्रिय होगा। तो अग्र, मध्य और पश्चिम, अग्रभाग से ये संचालित होते हैं, मध्य भाग में ये और पश्चिम भाग में ये। अग्र स्वर कितने हैं तो संख्या देख लीजिएगा, 4। मध्य स्वर कितने हैं तो 1, और पश्चिम स्वर कितने हैं तो 5। इनको अक्सर गिना नहीं जाता आंग्ल भाषा वालों को। तो ये विभाजन हमने देखा है जिह्वा स्थान के आधार पर। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अगला मुखाकृति के आधार पर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
पांचवा विभाजन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मुखाकृति के आधार पर। किस आधार पर? मुखाकृति। इसी का विभाजन, यही नाम, यही विभाजन इसी रूप में इसको एक नाम और दे दिया गया है, जिह्वा की ऊंचाई। किस आधार पर? ध्यान रखना, जिह्वा स्थान अलग है, जिह्वा की ऊंचाई, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। ध्यान से देख लीजिए, मुखाकृति का है या कहे जिह्वा की ऊंचाई, एक ही विभाजन है, वही पढ़ने वाले हैं, वही विभाजन रहेगा, समान है बिल्कुल। जैसे भी आपसे पूछे, मैंने बताया हिंदी की व्याकरण विकासशील है, हर व्यक्ति का अपनी आत्मनिष्ठता है, अपने हिसाब से हर व्यक्ति ने विभाजन किया है। तो मुखाकृति का है चाहे जिह्वा की ऊंचाई का है, दोनों एक ही। मैं को समझाऊंगा बाकायदा, पूरे वैज्ञानिक तरीके से मामला, तार्किकता से बनाया गया। चलिए, मुखाकृति के आधार पर जो है 4 प्रकार के, या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर 4 प्रकार के स्वर हैं। एक तो है संवृत, एक है अर्ध संवृत, एक है अर्ध विवृत, और चौथा है विवृत। देखिए 4 भाग हैं। आपसे पूछे मुखाकृति या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। समझिए, मुखाकृति का अर्थ यह है कि मुख कितना खुलता है। सर्वाधिक मुख यहां खुलता है विवृत में, और उत्तरोत्तर मुख बंद होता हुआ चला जाता है। संवृत में आएंगे तो मुख लगभग बंद हो जाएगा, नगण्य रूप में खुलेगा बिल्कुल। देखिए कैसे, तो संवृत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, या हम कहें नगण्य रूप में खुलता है, न के बराबर खुलता है, वे स्वर कहलाते हैं संवृत स्वर। सबसे कम, आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए, किन स्वरों के उच्चारण में मुख न्यूनतम खुलता है, सबसे कम खुलता है, नगण्य या हम कहें न्यूनतम। न्यूनतम मुख किन स्वरों के उच्चारण में खुलता है, तो वो है संवृत स्वर। संवृत स्वर में कौन कौन से आएंगे उसी की अपन बात कर लेते हैं। इसमें आते हैं ई ऊ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये है संवृत स्वर। आपसे पूछे संवृत स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4, ई ऊ, ये है संवृत स्वर। ठीक, इनमें मुख जो है वो नगण्य खुलता है, न के बराबर खुलता है, हम कहें लगभग बंद रहता है। सबसे कम किसमें खुलता है, तो संवृत में खुलता है। अब इसकी अपेक्षा कुछ अधिक खुलेगा कहीं में, अर्ध संवृत में। तो हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण में संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक, संवृत की अपेक्षा अधिक मुख खुलता है, वो कहलाएंगे अर्ध संवृत। अर्ध संवृत समझिएगा, यहां पर मुख जो है हम समझते हैं लगभग ऐसे मुख खुला, ये हमारा मुख समझिए आप, ये आपका मुंह है, लगभग इतना सा खुला। अर्ध संवृत में थोड़ा इससे ज्यादा खुल गया। पूरी वैज्ञानिकता के साथ, तार्किकता के साथ बनाए गए उदाहरणाएं हैं। हिंदी में भाषा का विभाजन ऐसे ही नहीं किया गया है। अब हम पहले इसकी तुलना चूंकि इससे करके हमने पढ़ ली है, तो पहले कौन कौन से आते हैं उनको देख लेते हैं। अर्ध संवृत स्वर कौन कौन से हैं, उसमें आता है ए तथा ओ, ए तथा ओ।
ये समवृत्त स्वर, सॉरी अर्ध समवृत्त स्वर है, ए तथा ओ। संख्या पूछ ले तो 2। अर्ध समवृत्त स्वरों की संख्या कितनी है? 2। समवृत्त कितनी संख्या है? 4। आगे बढ़ते हैं, पहले हम विवृत पढ़ लेते हैं, उससे आप इसको समझ पाओगे आसानी से। विवृत वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है, जिनके उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है। स्वरों में यही सर ऐसा है इसमें सर्वाधिक मुख खुलेगा। चलिए आप अंदाजा लगाइए कौन सा हो सकता है, गेस कीजिए। सर्वाधिक खुलता है, तो जिस स्वर के उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है वो है आ। कौन सा है? आ। प्रयोग करके देख लीजिए, आराम से पता लग जाएगा आपको। आ एकमात्र, ठीक है। विवृत स्वर कौन सा है? अकेला आ, जिसके उच्चारण में मुख सर्वाधिक खुलता है। बोल के देखो, आ सर्वाधिक खुला, तो ध्यान रखिएगा यहां पर मुख सर्वाधिक खुलेगा। ये मुख सर्वाधिक। अब इससे तुलना करें, हम इसको पढ़ते हैं, ठीक। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत की अपेक्षा कम खुलता है, विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम खुलता है, कम खुलता है, वो कहलाते हैं अर्धविवृत स्वर। और अर्धविवृत स्वर कौन कौन से हैं उनकी हम बात करते हैं। जो बचे हुए हैं इसी में आते हैं। एक तो आएगा इसमें आई, एक आएगा औ, एक आएगा अ। आई, औ, अ, ये सारे के सारे काय में आएंगे? अर्धविवृत में। हाँ, वो आपसे फिर यहां पूछ लिया जाए, जो हमने पढ़ा था आंग्ल स्वर, उसी को आपको यहां पे लगाना है। इनके उच्चारण में मुख जो है आ की अपेक्षा थोड़ा अधिक खुलता है। तो ध्यान से देखिए, आपसे पूछे समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अर्धसमृद्ध कितने हैं? 2। अर्धविवृत कितने हैं? 3। विवृत कितने हैं? 1। फिर आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, यहां पर भी री उपस्थित रही, री आपको नहीं दिखाई दे रहा। फिर मैंने बता दिया आपको, री को वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी पूछे तो वहीं लगाना है री को जहां पर ई लगाया गया है। तो ये विभाजन है समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत और विवृत। एक बात इसको समझाता हूं मैं आपको। ये तो हमने देखी मुखाकृति, ये आप देख रहे हो मुखाकृति। मुख समृद्ध में सबसे कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर इसमें थोड़ा और ज्यादा खुलेगा। ये, और इसमें सर्वाधिक। आप जब आप बोलते हो तो मुख ऐसा खुलता है बिल्कुल आपका इस तरह से, ऐसे खुल जाता है। तो ये मुखाकृति की बात हो गई। चलो जिह्वा स्थान की, जिह्वा की ऊंचाई की बात समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे समझ लीजिए कैसे। इनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर होती है, सर्वाधिक ऊपर। जब बोलोगे, बोल के देख लीजिएगा आप, आपकी जीभ ऊंचाई पर होगी। फिर उसके बाद हम ए ओ का उच्चारण करें तो थोड़ी नीचे आ जाएगी, फिर और नीचे आ जाएगी, इसके उच्चारण में जिह्वा और नीचे आ जाएगी, और इसके उच्चारण में तो बिल्कुल नीचे। आपसे पूछे जिह्वा की सर्वाधिक ऊंचाई किन स्वरों में होती है, तो समवृत्त में होती है। जिह्वा की निम्नतम ऊंचाई किन स्वरों में होती है, तो विवृत में होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तरोत्तर नीचे से ऊपर की ओर जिह्वा जाती है। इसे जिह्वा स्थान के आधार पर कहा गया है। इस विभाजन को मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा। जिह्वा स्थान मुखाकृति का एक चित्र बनाऊंगा, उससे आप आसानी से समझ पाओगे दोनों बातों को। एक बार आप इसको उतार लीजिए, बात समझ में आ गई होगी अपेक्षा है आपको। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं छठा विभाजन और अंतिम विभाजन है। उतार लीजिए। तो अंतिम विभाजन है छठा, ओष्ठाकृति के आधार पर। अंतिम विभाजन है
छठा विभाजन ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर। ध्यान रखिए, ओष्ठाकृति मतलब होठों की आकृति किस प्रकार की बन जाया करती है उच्चारण के समय, उस पर बात करते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर दो प्रकार के हैं। एक तो है वृत्ताकार और दूसरे हैं अवृत्ताकार। यहीं पर देख लीजिए, अवृत्ताकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जो वृत्ताकार स्वर हैं इनके और भी नाम हैं। इन्हीं को वृत्तामुखी भी कहा जाता है, वृत्तामुखी। इन्हीं को वर्तुल भी कहा जाता है, इसी के नाम है। अवृत्ताकार स्वर जो हैं उन्हें आवृतमुखी या इन्हीं को अवर्तुल या इन्हें ही प्रसृत भी कहा जाता है, प्रसृत। ध्यान से देखिए, वृत्ताकार स्वर दो प्रकार के ही हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर हैं? दो प्रकार के, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार का नाम वृत्तामुखी है, इन्हें ही वर्तुल स्वर भी कहा जाता है। अवृत्ताकार का नाम ही आवृतमुखी, अवर्तुल या प्रसृत भी है। अब वृत्ताकार स्वर सीधे सीधे जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्ताकार हो जाते हैं। होठ कहें गोलाकार, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, हॉस्टल वार्डन वाले एग्जाम में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। गोलाकार या हम कहें वृत्ताकार हो जाते हैं, वो कहलाते हैं। और लोग अक्सर लगा नहीं पाते। ये प्रश्न पूछा गया हॉस्टल वार्डन में, क्वेश्चन था वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्ताकार हो जाते हैं कहलाते हैं। पहला ऑप्शन वृत्ताकार ही था, लेकिन लोगों ने नहीं लगाया क्योंकि प्रश्न में ही वृत्ताकार दे रखा है, तो लोगों ने अंदाजा लगाया और अधिकतर लोग समवृत्त लगा करके आ गए, क्योंकि वृत्त से समवृत्त बना लिया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया है। इसका उल्टा हम यहां पर कर दें, जिनके उच्चारण में होठ वृत्ताकार नहीं होते, उन्हें अवृत्ताकार या अवृत्तामुखी या आवृतमुखी या अवर्तुल या प्रसृत कहा जाता है। अब समझिए प्रश्न कैसे पूछा गया है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, चलो कौन कौन से वृत्ताकार होंगे, किनके उच्चारण में होठ गोलाकार होते होंगे। तो एक तो है उ, एक बड़ा उ, एक है ओ और एक है औ। इनको आप बोल के देख लीजिए, पूरा वैज्ञानिक मामला है, पूरा तार्किक है, हवा में बात नहीं कही गई है आपसे। उ, बड़ा उ, ओ या औ बोलिए, आपके होठ जो है गोलाकार हो जाएंगे। यहां पर नहीं होंगे, शेष जो सारे बचे हुए हैं वो काहे में आएंगे? वो वृत्ताकार में आएंगे। कौन कौन से हैं? तो बचे हुए जो हैं अ है, आ है, अपेक्षाएं दिख रहा होगा आपको यहां तक, ई है, बड़ी ई है, ए है, आई है और री है। तो हम देख रहे थे अवृत्ताकार में अ, आ, ई, री, ए तथा आई। तो ये संख्या की बात करें तो यहां पर संख्या कितनी हो जाएगी? यहां पर संख्या हो जाएगी 5 और 2 7 और वृत्ताकार 4। यहां पर जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और पूछा गया है एग्जाम में, पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन था, हॉस्टल वार्डन 2002 वाले एग्जाम में क्वेश्चन था, वो पूछा गया कि वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्ताकार हो जाते हैं। 4 विकल्प दिए, सर्ववृत्त, विवृत्त, अर्धविवृत्त, वृत्ताकार, ऐसे 4 विकल्प थे। लोगों ने वृत्ताकार नहीं लगाया, अधिकतर जिन्होंने पढ़ नहीं रखा था, लगभग अधिकतर लोग समवृत्त लगा करके आ गए, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। ध्यान से देखिएगा एक बार, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार वो हैं जिनके उच्चारण में होठ क्या हो जाएंगे? गोलाकार हो जाएंगे या वृत्ताकार हो जाएंगे, वो कहलाएंगे वृत्ताकार स्वर। अन्य नाम पे प्रश्न देख लीजिएगा, इसी को कहा गया है वृत्तामुखी, इसी का नाम है वर्तुल। और जो अवृत्ताकार है उन्हें ही आवृतमुखी या अवृत्तामुखी भी कह सकते हो आप, और अवर्तुल, और ये शब्द और देख लीजिएगा प्रसृत।
प्रसृत किसे कहा गया है? तो अवृत्ताकार स्वरों को ही प्रसृत कहा गया है। और किस प्रसृत भेद किस आधार पर है? तो ओष्ठाकृति के आधार पर है। ये हमने 6 प्रकार का विभाजन पढ़ लिया है। हमारा स्वरों का विभाजन पूरा हुआ, स्वरों का विकर्ण हमने पूरा पढ़ लिया। अब जो बातें बाकी है जो हम अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं, एक तो हम ये देखने वाले हैं कि मुखाकृति और जिह्वा स्थान, इन दोनों को एक साथ किस प्रकार से जोड़ दिया जाए, ताकि अब एक प्रश्न के साथ आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाएं। एक ही टॉपिक में आप 2 प्रकार का विकर्ण समाहित कर सकें। दूसरी बात, हम देखेंगे जो स्वरों का वर्गीकरण है आज तक प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, कोशिश करूंगा मैं आपको यहीं पर दिखाए जाए जो प्रश्न पूछे गए हैं एज इट इज। और नहीं तो हम ये जरूर देखें कि प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए इस टॉपिक की, हम अच्छे से तैयार कर पाए। ठीक है ना? तो अगली कक्षा के लिए तैयार रहिए। हम आगे पढ़ने वाले हैं किस प्रकार प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से हम जो है मुखाकृति और जिह्वा स्थान को जोड़ पाएंगे। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, निरंतर अध्ययनशील बने रहिए।